व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू रैंकल्स कोचिंग चैनल। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है और क्यों हम इस टॉपिक को डिस्कस करें। तो क्यों का जवाब ये है कि कोई भी प्रोड्यूसर है जो कि प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसको प्रोडक्शन करने से कहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। मतलब कि कोई भी फर्म है वो प्रोडक्शन कर रही है, तो वो प्रोडक्शन कितना करे, उसका जो आउटपुट लेवल है वो कितना हो कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। ना तो उसका आउटपुट लेवल कम होना चाहिए और ना ही ज़्यादा होना चाहिए। आउटपुट लेवल उतना वो मेंटेन करके रखे प्रोड्यूसर कि उसको उस प्रोडक्शन के थ्रू मैक्सिमम प्रॉफिट हो। और जो पॉइंट मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट होगा, मींस कि जिस आउटपुट लेवल के उस ऊपर किसी भी प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, वो पॉइंट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ठीक है जी। अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ पर स्ट्राइक होगा, तो यहाँ पर हम वैसे तो 2 अप्रोचेस हैं इसको डिस्कस करने की, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को। TR एंड TC अप्रोच एक तो ये है, और दूसरी है MR एंड MC अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ पर हम MR MC अप्रोच डिस्कस करेंगे। MR MC अप्रोच के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम वहाँ पर स्टक होगा जहाँ पर MR इक्वल टू MC होगा। मतलब कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगा। और दूसरी एक कंडीशन तो ये है, और दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, वो ये है कि मार्जिनल कॉस्ट राइज होनी चाहिए। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट राइज होनी चाहिए आफ्टर दिस कंडीशन MR इक्वल टू MC। यानी कि MR MC तो इक्वल हो गए, लेकिन उसके बाद फिर उस पॉइंट के बाद फिर MC मार्जिनल कॉस्ट राइज होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक जैसे कि आउटपुट मान लो किसी भी फॉर्म की यूनिट्स में गिवन है हमें, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एंड प्राइस जिसको कि हम AR भी बोलते हैं, रेवेन्यू चैप्टर में क्लियर किया गया था। तो प्राइस मान लो कि अब ये वाली कंडीशन हम स्टडी कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कोई भी फर्म है जो प्रोडक्शन कर रही है वो प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती। उसको जो प्राइस एग्जिस्ट होता है फर्म मार्केट में, जो प्राइस एग्जिस्ट है वही वाला प्राइस उसको फॉलो करना पड़ता है। तो ये कंडीशन फ़िलहाल हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की स्टडी कर रहे हैं। फिर हम इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फर्म प्राइस टेकर है, तो यहाँ पर एक गिवन प्राइस के ऊपर फर्म कितना भी आउटपुट सेल कर सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्राइस सेम रहेगा हर आउटपुट लेवल के ऊपर। तो प्राइस एज्यूम किया हमने कि 10 रुपीज़ है। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट ले लेते हैं इसकी। एज्यूम करते हैं कि टोटल कॉस्ट है 11 21 30 38 48 59। ठीक है, अब टोटल रेवेन्यू हमें पता है कि आउटपुट मल्टीप्लाई प्राइस कर दें तो टोटल रेवेन्यू आ जाता है। तो ये 10 आ गया, 2 मल्टी 10 20 30 40 5 मल्टी 10 50 एंड 60। ये टोटल रेवेन्यू आ गया। यहाँ से हम मार्जिनल रेवेन्यू निकालेंगे। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू हर एक आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस करने से जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू क्रिएट होगा, मतलब कि जो एक्स्ट्रा आउटपुट हमने प्रोड्यूस किया उसको जब सेल किया, तो जो एक्स्ट्रा आउटपुट जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू हमें उस आउटपुट के थ्रू मिला वो होगा मार्जिनल रेवेन्यू। तो यहाँ पर TR और TR का हमें गैप देखना है। तो पहले जो यूनिट है उसका तो 10 नहीं आएगा, आगे 10 माइनस किए जाएंगे 20 में से। 20 माइनस 10 10, 30 में से 20 माइनस किए 10, इसी तरह से आगे आपने करते जाना। 60 माइनस 50 10 आ गया, ये मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। अब मार्जिनल कॉस्ट देखते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट
टोटल कॉस्ट की जो यूनिट्स हैं उनका गैप होगा, यानी कि हर एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगी वो मार्जिनल कॉस्ट होगी। एक एडिशनल यूनिट के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हुई वो मार्जिनल कॉस्ट होगी। तो टोटल कॉस्ट का पहले तो 11 ही लिखेंगे, फिर 21 में से 11 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 30 से 21 माइनस किया तो 9 आ गया, इनका गैप फिर आगे 8, फिर 10, फिर 11। इस तरह से MC फाइंड आउट हो गई। अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट अगर हम देख लें यहाँ प्रॉफिट कितना है, और प्रॉफिट जो होगा वो TR माइनस TC का गैप होगा ये, ठीक है। तो TR एंड TC का गैप अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर TR 10 है और TC 11 है, तो -1 हो गया। यहाँ पर -20 -21 -1 हो गया, 30 यहाँ 0 है। और यहाँ पर आगे 40 में से 38 माइनस किए 2, एंड यहाँ पर भी 2 आ गया और ये 1 का गैप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आउटपुट लेवल है, हमने अभी किया कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए MR MC के इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम सेकंड यूनिट को देखते हैं तो सेकंड यूनिट में यहाँ पर MR MC के इक्वल है, ठीक है। और एक और पॉइंट है फिफ्थ यूनिट के ऊपर जहाँ पर MR MC के इक्वल है, 10 है दोनों ही। तो अब इन दोनों में से कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, तो दूसरी कंडीशन हमें देखनी है जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट जो राइज होना चाहिए। तो यहाँ पर इस जो फिफ्थ यूनिट वाला पॉइंट है यहाँ पर MC राइज हो रही है। अब मान लो कि अगर हम इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट मान लेते हैं तो यहाँ पर अगर कॉस्ट कम हो रही है तो इट मीन्स कि प्रॉफिट हमारा बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर कॉस्ट कम हो रही है और रेवेन्यू हमारा उतना ही है लेकिन कॉस्ट कम होती जा रही है तो इट मीन्स कि जहाँ पर गैप ज़्यादा होगा मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का, वहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन इसके बाद अगर कॉस्ट, इस पॉइंट को अगर देखते हैं तो यहाँ पर कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो रही है, तो इस पॉइंट के ऊपर फिर हमें लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट हमारा गिरना स्टार्ट हो जाएगा। और वैसे भी अगर हम यहाँ तक देखते हैं तो यहाँ पर जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो 20 है, और यहाँ दो यूनिट्स जो हमने अभी तक आउटपुट सेल किया वो जो कॉस्ट है वो 21 आ रही है मार्जिनल कॉस्ट, और मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पर 20 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लॉस हो रहा है, प्रॉफिट का यहाँ पर लॉस हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम इन सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो ये 60 आ जाएगा रेवेन्यू, और ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर 11 10 9 8 एंड 10 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 48, ठीक है। तो 48 और 60 ये 50 है, तो 50 और 48 का डिफरेंस जो है वो 2 आ गया, यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा है, जबकि इस पॉइंट के ऊपर हमें प्रॉफिट नहीं बल्कि -1 में ये जा रहा था, नेगेटिव जा रहा था। तो इस तरह से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, तो ये वाला होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल भी हैं और आगे फिर फर्दर ये मार्जिनल कॉस्ट राइज हो रही है। अगर मान लो फिर भी हम प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हैं तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू जो आ जाएगी वो 60 आ जाएगी, और जो टोटल कॉस्ट रहेगी वो 59 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ कि प्रॉफिट फिर गिरना स्टार्ट हो गया, प्रॉफिट 1 हो गया, पहले 2 था। तो ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा जहाँ पर MR MC के इक्वल है, और इस पॉइंट के बाद MC राइज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर फिर कॉस्ट राइज होना स्टार्ट हो जाएगी, जिस कारण से हमारा जो प्रॉफिट है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी टेबल को अगर हम ग्राफ बना लें तो इस तरह से बनेगा OX/Y, ठीक है। और यहाँ पर ये क्योंकि प्राइस यहाँ पर इक्वलेंट है, इक्वल जा रहा है, तो यहाँ पर हम रेवेन्यूज़ ले लेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट आ गई, यहाँ पर आउटपुट
लेवल आ जाएंगे और ये इक्वल रहेगी इधर। इसका रीज़न ये है कि प्राइस जो है वो इक्वल जा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो एम आर है वो भी इक्वल है। तो हम एम आर इक्वल टू ए आर करके यहाँ पर लिख सकते हैं। इस लाइन को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये 10 के मतलब 10 जो है कांस्टेंट ही रहेगा ये प्राइस। और जब हम इस चीज़ को, इस एम सी को ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ इस पॉइंट के ऊपर ये सेकंड यूनिट वाला पॉइंट होगा और ये जो होगा वो फिफ्थ यूनिट वाला पॉइंट होगा, जहाँ पर एम सी इक्वल टू एम आर होगा। और अगर हम इसके ऊपर प्रोडक्शन करेंगे तो यहाँ पर फिर एम सी लाइन यानी कि एम सी लाइन जो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और वैसे भी देख सकते हैं कि ये जो आउटपुट लेवल है, ठीक है, अगर हम ये आउटपुट लेवल क्रिएट करते हैं तो उतनी ही प्राइस के ऊपर हम अगर ज़्यादा चीज़ें बेच पा रहे हैं तो वो हमारे लिए यानी कि प्रोड्यूसर के लिए बेनिफिशियल होगा। और अगर मान लो कि ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये जो यहाँ पर एम सी एम आर इक्वल है, यहाँ पर मान लो कि हम प्रोडक्शन कम करना स्टार्ट कर देते हैं तो इतना अब प्रोडक्शन तो इतना ज़्यादा कम हो गया, ठीक है। ये जैसे मान लो कि ए बी सी डी ये वाला पोर्शन प्रोडक्शन का कम हो गया, जबकि जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम, इतना पोर्शन ही कॉस्ट का कम हो रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि अगर आउटपुट लेवल को हम बढ़ा देते हैं तो आउटपुट लेवल मान लो ये हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ई और एफ ये पॉइंट का नाम रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो कॉस्ट बढ़ी है वो एम सी से ज़्यादा होगी, यानी कि बी एफ डी ई ये वाला पोर्शन कॉस्ट का हो गया, जबकि जो रेवेन्यू है वो सिर्फ इतना है। तो यहाँ पर कॉस्ट बढ़ गई है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है जहाँ पर एम सी एम आर के इक्वल है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा और यहाँ इससे आगे फिर एम सी राइज होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर हम बात करें कि इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की, तो ये जो केस था वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का था। इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट्स जैसे कि मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, ये सारी मार्केट्स ऐसी हैं जहाँ पर फर्म प्राइस टेकर नहीं है बल्कि वो प्राइस खुद डिसाइड करती है। तो उस केस में क्या होगा कि प्रोड्यूसर प्राइस कम करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को सेल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो उस केस में फिर यहाँ पर जो प्राइस हैं वो फॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे और उस केस में फिर जो हमारा डायग्राम बनेगा वो इस तरह से आएगा, ये आउटपुट, ठीक है, और यहाँ पर कॉस्ट आ जाएंगी सारी, ठीक है, एम आर एंड एम सीज। और यहाँ पर क्योंकि प्राइस राइज होगा इम्परफेक्ट कंपटीशन के केस में, क्योंकि फर्म प्राइस मेकर है वो ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए प्राइस को कम भी कर सकती है। तो यहाँ पर जो प्राइस होगा जिसको कि हम ए आर भी बोल रहे हैं वो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो भी डाउन जाएगा फिर, ठीक है। यहाँ पर इस केस में जब प्राइस सेम था तो मार्जिनल रेवेन्यू भी सेम था। जब प्राइस कम होना स्टार्ट होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो ज़्यादा स्पीड से कम होगा एवरेज रेवेन्यू से, इसलिए ये ओ वाई एक्सिस के क्लोज है, ठीक है जी। और जो एम सी लाइन होगी वो यहाँ से कुछ इस तरह से निकल कर जाएगी, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट जहाँ पर कि एम आर और एम सी आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये वाला पॉइंट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एम सी है वो एम आर के इक्वल है और इसके बाद ये फिर एम सी एम आर से ऊपर की तरफ राइज होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हम इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो उस मार्केट में फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर स्टक होगा, वो जो प्रोड्यूसर है इतना आउटपुट क्रिएट करेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं और सब नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या हैं। एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट जिसको कि एबनॉर्मल प्रॉफिट भी बोल देते हैं, तो ये एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट तब होंगे जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज़्यादा होगा, ठीक है। और नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, जब
टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल होगा। और अगर बात करें लॉस की या सब नॉर्मल प्रॉफिट भी इसको बोलते हैं, सब नॉर्मल प्रॉफिट या फिर इसको हम लॉस भी बोल सकते हैं। तो अगर मान लो टोटल कॉस्ट प्रोड्यूस करने की ज़्यादा हो रही है प्रोडक्शन को, जबकि टोटल रेवेन्यू कम है, तो वो वाला केस होगा सब नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि लॉस का केस होगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर हम बोल रहे हैं, तो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट जब इक्वल हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट वहाँ पर कैसे स्टक हो सकता है। तो यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स में टोटल कॉस्ट में एक्चुअली नॉर्मल प्रॉफिट को भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। अगर इकोनॉमिक्स में हम बात करें तो टोटल कॉस्ट में नॉर्मल प्रॉफिट की अमाउंट ऐड होती है। लाइक मान लो एक पेन है, ये पेन है और इस पेन को बनाने की कॉस्ट 10 है और इसमें 2 रुपये प्रॉफिट जोड़ा गया है। तो जो इकोनॉमिक्स है यहाँ पर हम टोटल कॉस्ट जो है वो 12 कंसीडर करते हैं, ना कि 10 जैसे कि अकाउंट्स में हम करते हैं। तो इसलिए इकोनॉमिक्स में अगर हम बोलें कि टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट, तो वहाँ पर कुछ नॉर्मल प्रॉफिट होता है, क्योंकि कॉस्ट में ऑलरेडी 2 रुपीज़ जो नॉर्मल प्रॉफिट्स हमने रखे हैं वो ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं। अब बात करते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या है इकोनॉमिक्स में। ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट अकाउंट्स में तो हम फाइनल अकाउंट के थ्रू फाइंड आउट करते थे और वहाँ हमने काफ़ी अच्छे से इसको समझा था। लेकिन इकोनॉमिक्स में इसका मीनिंग क्या है, तो अगर टोटल रेवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट कम कर दें। अब हमें पता है कि जो टोटल कॉस्ट है वो कम्बिनेशन होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का। वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जो कि शॉर्ट टर्म पीरियड में जिसको हम बैरी कर सकते हैं, जबकि फिक्स्ड जो कॉस्ट हैं वो फिक्स ही रहती हैं, ठीक है। ये सिर्फ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में ही इसमें चेंज किया जा सकता है। तो टोटल वेरिएबल एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल जो है वो टोटल कॉस्ट होगा। तो अगर हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो कि बैरी कर सकती है उसको कम कर दें तो वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। एंड अगर टोटल कॉस्ट को, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को जिसमें कि ये दोनों ही हैं माइनस कर दें, इसमें TBC प्लस TFC दोनों ही हैं फिक्स्ड कॉस्ट और ये इसको माइनस कर देते हैं तो वो नेट प्रॉफिट आ जाएगा इकोनॉमिक्स में। अब बात करते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है, अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या है। इकोनॉमिक प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट ही होगा, लेकिन इसमें टोटल कॉस्ट में एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट आएंगी। एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों ही इसमें ऐड हो जाएंगी। जबकि जो अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है उसमें TR माइनस TC और TC में सिर्फ यहाँ पर एक्सप्लिसिट कॉस्ट ही आएंगी, ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट ही आएंगी। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मीन्स कि जब भी हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं उनके लिए अलग से पेमेंट करते हैं। जैसे कि मान लो कोई लेबर हमने हायर किया और उसको हम सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, तो वो एक्सप्लिसिट जो पेमेंट हमने की वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट हैं जिनके लिए हम क्लियरली पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या हुई, जैसे कि कोई ऑनर है वो खुद विदाउट सैलरी अपने बिजनेस में काम कर रहा है तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होंगी। तो यहाँ पर जो पेमेंट की जाएंगी और जिस काम के लिए, जैसे कि ऑनर खुद के लिए अपने बिजनेस में विदाउट सैलरी काम कर रहा है, तो वो दोनों ही ऐड की जाएंगी इकोनॉमिक प्रॉफिट में, टोटल कॉस्ट में, ठीक है। जबकि अकाउंटिंग प्रॉफिट में वो वाली कॉस्ट ही हम कंसीडर करते हैं जिसके लिए हम पेमेंट करते हैं अपना काम। जैसे कोई ऑनर कर रहा है विदाउट सैलरी तो वो वाली कॉस्ट यहाँ पर कंसीडर नहीं की जाती है। तो आपके प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड रैंकर्स कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।